हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया हैं? चलिए, आज हम शुरुआत करते हैं प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है और उसके लिए हम सूत्र का निगमन करेंगे और देखेंगे कि ये प्रिज्म के किन-किन चीज़ों पर निर्भर करता है अपवर्तन। चलिए, तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम प्रिज्म बनाएंगे। प्रिज्म को नाम दे देंगे ए, बी, सी। अब हमारा ये आपतित प्रकाश है। ये आपतित प्रकाश है, इसको हमने नाम दे दिया P और इस बिंदु को नाम दे दिया Q। अब आप जानते हैं जब भी कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो कहाँ मुड़ जाता है? लंब की तरफ मुड़ जाता है। तो इस सतह पे हम एक लंब बनाएंगे। ये 90 डिग्री का लंब हो गया। तो प्रकाश क्या करेगा? यहाँ से ऐसे तिरछा मुड़ जाएगा। किसकी तरफ? लंब की तरफ। अब उसी प्रकार से जब कोई प्रकाश सघन से विरल की तरफ जाएगा, क्योंकि प्रिज्म क्या है? कांच है, ये सघन है और ये क्या है? हवा है। तो देखिए यहाँ भी हम एक लंब बनाते हैं। तो जब ये प्रकाश सघन से विरल की तरफ जाएगा तो लंब की तरफ, लंब से दूर हट जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारी जो किरण है, ये निर्गत किरण को हमने नाम दे दिया, ये बिंदु को R और ये हो गया हमारा S। और स्टूडेंट्स, जब ये लंब और जो ये हमारा अपवर्तन, जो अपवर्तित किरण है, इसमें जो ये एंगल बनता है इसको हमने नाम दे दिया R1 अपवर्तित कोण, और ये हमारा R2। अब स्टूडेंट्स, इसके बाद ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये किरण PQ जो वो कैसे जाती? ये सीधे चली जाती, ये ऐसे सीधे चले जाती। चूंकि ये प्रिज्म है, इसके कारण यहाँ पे जो अपवर्तित किरण है वो कहाँ पे गई? RS की तरफ गई। जाना इसको सीधे था, पर ये RS की तरफ गई। तो हम क्या करेंगे? हम देखेंगे कितना विचलन मुड़ी है, कितना विचलित हुई है। तो हम RS को हम जब पीछे बिंदु से मिलाएंगे, पीछे हम इसको ट्रेस करेंगे तो हमको एक कोण मिलेगा। इसको हम बोलेंगे विचलन कोण। इसको हमने दे दिया D नाम। अब स्टूडेंट्स, ये जो बिंदु हैं इनको हम नाम दे देते हैं। ये जो बिंदु मिले हैं लंब के, इसको दे दिया हमने M नाम, और ये जो बिंदु है इसको हमने दे दिया O नाम। अब यहाँ पे आपका जो डायग्राम है ये कंप्लीट हो जाता है, आपका जो चित्र है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद आपको डेरिवेशन करने के लिए बहुत सिंपल है, कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहले हम ये जो एंगल है ए, ये जो हमारा चतुर्भुज बनेगा AQMR, सबसे पहले हम इसको लेंगे। चतुर्भुज AQMR से। अब AQMR से आप ध्यान से देखें अगर, तो देखिए ये जो एंगल है, ये जो लंब है, ये कितना है? 90 डिग्री है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, इसके पीछे जो ये लंब के साथ ये जो पूरा एंगल बन रहा है प्रिज्म का, ये भी 90 डिग्री है। उसी प्रकार से यहाँ पे भी आप देखें, ये लंब है, तो ये कितना है? ये 90 डिग्री है प्रिज्म की सरफेस के साथ जो हमने लंब लिया है। इसी के अपोजिट में ये भी पूरा 90 डिग्री है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है AQM और ARM, ये दोनों कितने हैं? 90 डिग्री के हैं। तो ये कितने हो गए? 180 डिग्री। अगर हम इस चतुर्भुज में एंगल सम कर दें, सारे कोणों का जोड़ कर दें, तो चतुर्भुज में सारे कोणों का जोड़ कितना होता है? 360 डिग्री। तो अगर ये दोनों जो हैं ये 180 डिग्री हैं, तो ये एंगल ए और एंगल क्यू एम आर कितना हो जाएगा? बराबर 180 के होगा। चलिए इसको मैं बताता हूँ आपको। एंगल ए प्लस एंगल ए क्यू एम, ये चतुर्भुज के सारे जो आंतरिक एंगल है उनका हम जोड़ कर रहे हैं, वो कितना होता है? 360 डिग्री, प्लस एंगल क्यू एम आर प्लस एंगल ए आर एम, ये कितना होता है? बराबर 360 डिग्री। लेकिन हमको पता है ये एंगल और ये एंगल कितने हैं? 90 प्लस 90 180। तो 180 वहां 360 से माइनस हो जाएगा और बचेगा 180। तो हम यहाँ पे लिख देंगे एंगल ए प्लस ये 90 हो जाएगा, प्लस क्यू एम आर प्लस 90 360। अब स्टूडेंट्स 90 90 180 वहां जाके 180 हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ चुकी है। अब स्टूडेंट्स, ये तो हमारी आ गई हमारी पहली इक्वेशन। अब आपको क्या करना है? सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है, ए क्यू एम आर हमने चतुर्भुज लिया, इसका एंगल सम कर दिया, तो हमारे पास आ गया एंगल ए प्लस एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब आपको ये नीचे वाला ये त्रिभुज लेना है, कौन सा? क्यू एम आर। तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स, एंगल त्रिभुज
क्यू एम आर। इसमें भी आपको क्या करना है, त्रिभुज के आंतरिक जो एंगल होते हैं उसका सम कितना होता है 180 डिग्री, वही आपको यहाँ पे लगा देना है। एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल QMR कितना होता है एंगल सम 180 डिग्री। यह आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब स्टूडेंट्स आप ये इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, बराबर में रख देंगे। क्यों रख देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये भी राइट हैंड साइड 180 डिग्री है, जो दायां जो पक्ष है हमारा बराबर के वो 180 डिग्री है। इसका मतलब ये होता है अगर दायां पक्ष बराबर है तो इसका जो बायां पक्ष है वो भी आपस में बराबर होंगे। दोनों को जब इक्वल रखेंगे तो देखिए आप, हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 की तुलना करने पर या बराबर करने पर, तो आप देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा एंगल ए प्लस एंगल क्यू एम आर इज इक्वल टू एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस एंगल क्यू एम आर। तो आप देख सकते हैं क्यू एम आर जो है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो एंगल ए बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। स्टूडेंट्स ये हमारा आ गया एंगल ए बराबर R1 प्लस R2, ये आ गई हमारी इक्वेशन थर्ड। अभी इक्वेशन थर्ड हमारी तैयार हो चुकी है। अब मैंने सबसे पहले आपको बताया था चतुर्भुज लेना है, उसका एंगल सम कर देना है, फिर नीचे वाला त्रिभुज लेना है, अब आपको ऊपर वाला त्रिभुज लेना है। तो स्टूडेंट्स ऊपर वाला त्रिभुज देखने के लिए आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो त्रिभुज है, देखिए मैं यहाँ बना के बताता हूँ, ओ क्यू और ये आर, इसमें जो ये एंगल बन रहा है ये हमारा विचलन कोण आया था डी निकल के, और यहाँ पे जो ये एंगल बचेगा स्टूडेंट्स, ये देखिए आप, ये जो एंगल है ये कितना हो जाएगा, ये जो एंगल है हमारा ये आई है, क्योंकि ये हमारा आपतित कोण और ये हमारा लंब के साथ बन रहा है, और ये हमारा क्या होगा निर्गत कोण ई, जो ये लंब और ये निर्गत किरण के साथ बन रहा है। तो अब देखिए ये जो एंगल है आई और इसके पीछे जो ये एंगल है पूरा ये भी कितना हो जाएगा आई, लेकिन यहाँ पे R1 है और हमें चाहिए ऊपर वाला एंगल, ये हो जाएगा I माइनस R1। और उसी तरीके से यहाँ पे ये जो एंगल बचेगा वो कितना हो जाएगा, ये पूरा ई है और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं, जैसे आई है तो इसके पीछे भी आई होगा और वैसे ही जो ई है तो इसके पीछे भी ई होगा, लेकिन हमें ये एंगल चाहिए और यहाँ पे R2 है पूरा, तो हम इसको लिख देंगे ई माइनस R2। तो ये हमारा आ गया एंगल, ये हो जाएगा I माइनस R1 और ये हो जाएगा E माइनस R2। तो स्टूडेंट्स हम ये जो है थ्योरम पढ़ चुके हैं क्लास 10th में कि जो भारी जो कोण होता है वो आंतरिनी अपोजिट एंगल की क्या होता है बराबर होता है, जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो आंतरिक जो विपरीत एंगल होते हैं उसके सम के बराबर होता है। तो अब हम ये वाला त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज ओ क्यू आर से, तो आप देखेंगे यहाँ पे जो भारी एंगल है वो क्या है, एंगल डी है, ये हमारा विचलन कोण है, एंगल डी बराबर आई माइनस R1 प्लस ई माइनस R2। स्टूडेंट्स ये जो हमारी इक्वेशन निकल के आ गई है ये आ गई हमारी इक्वेशन नंबर 4। अभी हमारी जब चार इक्वेशन तैयार हो गई हैं तो उसके बाद हमको क्या करना है, अब हमको ये जो चार इक्वेशन होने के बाद हमको एक स्थिति लेनी है। प्रिज्म में एक विशेष स्थिति आती है जिसको बोलते हैं न्यूनतम विचलन कोण। न्यूनतम विचलन कोण ऐसे न्यूनतम एक कोण आता है निकल के, जो हम प्रैक्टिकल में देखते हैं। उसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, जो ये आपतित कोण है, वो निर्गत कोण के बराबर हो जाता है। जब आपतित कोण जब निर्गत कोण के बराबर हो जाता है तो इसके अंदर का जो R1 है, जो ये हमारा अपवर्तित कोण है, और R2 है, ये भी आपस में बराबर हो जाते हैं। तो ये कंडीशन लेके हम इसका डेरिवेशन सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति से अब न्यूनतम विचलन कोण ऐसा कोण होता है, इस डी की जगह हम लिख देते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम बराबर हो जाता है डी के, और स्टूडेंट्स इसी तरीके से आई बराबर हो जाता है ई के, R1 बराबर हो जाता है R2 के।
ये आपस में बराबर हो जाते हैं। न्यूनतम विचलन कोण में ऐसा हो जाता है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये जो चीजें जो हमें मिली है न्यूनतम विचलन कोण की, उसको हम इक्वेशन नंबर 4 में रखेंगे। समीकरण 4 से आपको देखना है ये d क्या हो जाएगा, डेल्टा m, और d हो गया हमारा डेल्टा m i माइनस r1 प्लस जो ये e है, e की जगह अब हम क्या रख सकते हैं, i रख सकते हैं, तो यहाँ पे रख दिया हमने i माइनस r2। अब स्टूडेंट्स आप देखें, i प्लस i कितना हो जाएगा, 2i, और माइनस r1, और ये क्या बचेगा, प्लस r2। अब स्टूडेंट्स ये जो r1 और r2 है, ये हम पहले निकाल चुके हैं, ये एंगल a के बराबर है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 2i माइनस a। अब स्टूडेंट्स हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए अपवर्तन का नियम, और स्नेल का अपवर्तन का नियम क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। तो आई का जो मान है हम यहाँ से निकाल देंगे, तो देखिए ए को यहाँ भेज देंगे, तो जाएगा 2i बराबर डेल्टा m प्लस ए, और आई बराबर क्या हो जाएगा, डेल्टा m प्लस ए बाई 2। ये आ गया हमारा आई का मान। इसको हम नाम दे देंगे इक्वेशन नंबर 5। तो स्टूडेंट आई का मान आ गया, अब हमको निकालना है आर का मान। तो आर क्या होता है, आर हम देख चुके हैं यहाँ पे, एंगल ए बराबर r1 प्लस r2 है, ए बराबर r1 प्लस r2, और हम देख चुके हैं यहाँ पे न्यूनतम विचलन कोण की स्थिति चल रही है, तो r1 और r2 आपस में बराबर है, तो इसको हम मान लेते हैं r के बराबर है। तो r प्लस r कितना हो जाएगा, 2r बराबर a। तो r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर हो जाएगा a बाई 2। तो स्टूडेंट्स ये हमारे r और i का मान आ चुका है, इसको दे देंगे हम इक्वेशन नंबर 6 नाम। अब हमको आंसर के हम आ चुके हैं कि हमको क्या चाहिए, तो हमें चाहिए स्नेल का नियम, जो हमें बताता है अपवर्तन के नियम के बारे में। स्नेल का नियम, स्नेल का नियम क्या बताता है, अपवर्तन बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। अब हम इसके मान रख देंगे, साइन आई बराबर हो जाएगा, आई का मान कितना है, डेल्टा m प्लस ए बाई 2, या क्या डेल्टा m प्लस ए बाई 2 अपॉन में साइन आर, और आर कितना आ गया, a बाई 2। स्टूडेंट्स ये हमारा अपवर्तन का नियम निकल के आ गया है, और आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये जो अपवर्तनांक का नाम है, ये प्रिज्म का जो अपवर्तनांक निकल के आया है, ये किस पे निर्भर करता है, डेल्टा m न्यूनतम विचलन कोण पे, एंगल ऑफ प्रिज्म पे, और ये इसका a जो है वो क्या होता है, एंगल ऑफ प्रिज्म, जो यहाँ पे जो ये एंगल बनता है। तो स्टूडेंट्स आप इसको नोट करिए और इसकी प्रैक्टिस करिए 2 to 3 टाइम्स, तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।